हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेनजाम ऑनलाइन में स्वागत है। हम आज लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। आज इसमें हम सभी रिएक्शन सब के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक लेक्चर को देखेंगे, पेन कॉपी निकाल लेंगे और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, उस टॉपिक को लिख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हम सब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों वियोजन। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा बच्चों पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। लिखते चलिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। छठा उष्मा उष्माक्षेपी एवं उष्मा शेषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे। लास्ट उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। इसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया बच्चों। तो आज हम ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। आप सब बेहतर ढंग से लिखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? संयोजन अभिक्रिया देखिए बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख बच्चे, ये ए है और बी है। ये ए कोई पदार्थ है और ये बी भी कोई पदार्थ है। अगर ए और बी दोनों पदार्थ आपस में मिल जाएंगे तो पदार्थ बनेगा ए और बी। तो देखिए, ए और बी के मिलने से क्या बना? ए बी पदार्थ बना। ए बी पदार्थ बना। ओके, तो ये नया पदार्थ बना है। तो यहां पर ए और बी अभिकारक है और ए बी उत्पाद है। ये दोनों के मिलने से जो एकल पदार्थ बना,
इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनता है, इसी को हम कहते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कोयले को जलाते हो तो कोई भी चीज का जो दहन होता है बच्चों वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जैसे अगर कोयले का दहन करोगे आप, जब आप कोयले को बच्चों कोयले को क्या करोगे दहन, तो कोयले में क्या होता है कार्बन। तो जब आप कार्बन को दहन कर दो, जब कभी भी दहन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोयले को जलाते हो तो ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले का जब दहन होती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना जब कोयले का दहन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, क्या याद रखोगे कि जब हम कोयले का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, ठोस रूप में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस रूप में। ठीक है बच्चों। दूसरा उसी तरीका से जैसे जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण कैसे होता है बच्चा, तो जल का निर्माण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल बनता है। जैसे देखो यहां पर ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है बच्चों H2O, और इसी H2O को जल कहते हैं। ठीक है, उसी तरीका से देखो बच्चों कॉपर है, जब आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। उसी तरीका से बच्चों देखिए अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से जब आप चूना, देखो घर में जो चूना रहता है ना, सफेद चूना, जब इसे आप पानी में डालोगे तो देखोगे कि गर्माहट होती है। ठीक है, तो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बन जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बच्चों। इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है बच्चों। और ये एग्जाम में आया गया है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना बच्चों बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। ठीक है, और ये जो CaOH हॉल ट्वाइस है इसी को कहा जाता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम, OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है बच्चों। और इसी का नाम है बेटा चूना। कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना बोलते हैं बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो ये इस बार 2025 में पूछा हुआ था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम होता है बेटा बुझा हुआ चूना, या आपसे पूछ लेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो आप लिख देना CaOH हॉल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया। तो यहां पर एक अभिक्रिया हमने खत्म कर लिए, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब ही होता है बच्चों जुटना। संयोजन का अर्थ ही होता है जुटना, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिला दिए तो नए पदार्थ बन गया। नए पदार्थ बना तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे हमने कोयले का दहन किया, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी तरीका से हमें जल बनाना था, तो जल को बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस लिए और ऑक्सीजन गैस लिए, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया बच्चों, जल बन गया, यानी H2O बन गया।
उसी तरीका से जब आप कॉपर को देखो, कॉपर को आप लंबे समय तक छोड़ देते हो, कहाँ, बाहर में वायु के संपर्क में छोड़ देते हो, तो उस पे हरे रंग का परत जम जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर के साथ, कॉपर धातु है और ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कॉपरिक ऑक्साइड बना लिया, जिसकी वजह से इस पर क्या हो गया? कॉपर के ऊपर परत चढ़ गई हरे रंग का। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़े यहां पर संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए। ठीक है, अगला दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना, वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का अर्थ ही क्या होता है बच्चों? टूटना होता है। तो लिख देते हैं सर, वियोजन का अर्थ ही होता है बेटा टूटना। तो क्या टूटेगा? पदार्थ टूटेगा। जैसे ए बी कोई पदार्थ है, ये ए बी पदार्थ टूट जाएगा ए प्लस बी में। देखिए था ये एकल पदार्थ और टूट गया एक या एक से अधिक में टूट गया। देखिए तो एकल पदार्थ था, ये एकल पदार्थ टूट गया दो चीजों में, ए और बी बन गया। उसी तरीका से देखिए CaCO3 है, ये CO3 को जब आप गर्म करोगे, जब COC3 को उष्मा दोगे, क्या दोगे? उष्मा यानी गर्मी, एनर्जी दोगे, तो ये टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, और निकल जाएगा कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड में, और ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पर भी आप याद रखिएगा, ये जो देख रहे हो COCO3 बच्चों, इसे संगमरमर का सूत्र भी कहा जाता है, या इसी को इसका नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये संगमरमर, इसी को बेटा चौक का सूत्र भी यही होता है, चौक का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल का भी सूत्र यही होता है, CaCO3। तो याद रखना। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वियोजन अभिक्रिया। इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कहता है परिभाषा? जब एकल पदार्थ, जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, तो जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण यानी बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये हमने बताया कि ये ए बी है, टूट गया किसमें? ए प्लस बी में। देखिए ए बी टूटने से एक ए पदार्थ बना, दूसरा बी पदार्थ बना। ठीक है, जैसे अब ये हमने कहा कि CaCO3 के टूटने से, जब इसे गर्म दोगे, हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो ये टूट जाएगा किसमें बच्चों? CaO प्लस CO2 में। उसी तरीका से बेटा लेड नाइट्रेट है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट दोगे, हीट यानी उष्मा दोगे,
क्या दोगे, उष्मा। तो इससे ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, और इससे जो गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ओके, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इस इक्वेशन में पूछ लेगा कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये किस कलर का गैस है। तो याद रखना ये भूरे रंग का गैस है। किस रंग का, भूरे रंग का। ठीक है बच्चों। उसी तरीका से देखिए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट दोगे तो मैग्नीशियम प्लस किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन में। उसी तरीका से ही देखिए, जब ये वाटर है, जब आप वाटर को विद्युत वाटर में, जब जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जब जल में क्या प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा यानी करेंट बच्चों पास करवाओगे, करेंट जब पास करवाओगे तो ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है बच्चों। उसी तरीका से सोडियम क्लोराइड को जब आप विद्युत धारा यानी करंट पास करवाओगे तो टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। ये सारे जो देख रहे हो किसका एग्जाम्पल है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। इसी में हम प्रकार पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। तो हम 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक पढ़ते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा जो बच्चों पढ़ते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए ये 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं, दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों, और तीसरा जो पढ़ते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जब किसी कंपाउंड को, जब किसी पदार्थ को तोड़ा जाए उष्मा के माध्यम से, किसके माध्यम से, उष्मा के माध्यम से तोड़ा जाए। जैसे देखिए अभी हमने कहा कि CaCO3 को जब आप हीट दोगे, गर्म करोगे, क्या करोगे, जब इसे आप गर्म करोगे CaCO3 को, तो ये टूट जाएगा किसमें, CaO, इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर गर्मी दिए, क्या दिए, गर्मी यानी उष्मा दिए हैं। ठीक है, हीट किए हैं। हीट के द्वारा जो उष्मा होती है, हीट के द्वारा जो कंपाउंड को तोड़ा जाता है, तो इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब परिभाषा लिख ले बच्चों, जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा बोले तो हीट, उष्मा के द्वारा, उष्मा के द्वारा कराई जाए तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका
इसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेड नाइट्रेट है, देखिए एकल पदार्थ है। इस एकल पदार्थ को जब आप ऊष्मा दोगे तो किसमें टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस क्या निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे देखो लेड नाइट्रेट को जब आप ऊष्मा दिए, ये जो संकेत देख रहे हो ये ऊष्मा का लिखते हैं बच्चों, किसका लिखते हैं, ऊष्मा का। तो जब आप इसे ऊष्मा दिए तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, और साथ में यहां पर क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस बनता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस बनता है। ओके, तो ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण हो गया। अगला पढ़ते हैं दूसरा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया नाम में ही है प्रकाश, यानी प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाएगा, यानी सूर्य के प्रकाश जब किसी कंपाउंड पर पड़ेगा तो वह दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेगा, उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा कराई जाए तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल ये सिल्वर क्लोराइड है, AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। जब आप सिल्वर क्लोराइड पर, जब सिल्वर क्लोराइड पर क्या सूर्य का प्रकाश पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश, तो ये सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएंगे, Ag अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दो भागों में टूट गया और इसे बैलेंस कर ले। यहां पर देखिए, जब AgCl को बच्चों क्या मिला, सूर्य का प्रकाश, तो ये टूट गया किसमें, Ag प्लस Cl में टूट गया। तो यही जो अभिक्रिया है कहलाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे AgBr है, इसको आप सूर्य का प्रकाश डालोगे तो ये भी किसमें टूट जाएगा, Ag प्लस Br2, यानी ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये AgBr टूट गया, इसमें क्यों टूट गया, क्योंकि इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो हीट निकलती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये टूट गया, किसमें, सिल्वर में, और बच्चों ब्रोमीन में टूट गया। ठीक है, तो इसे ब्रोमीन नहीं ब्रोमाइड पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, देखिए नाम में ही है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यानी तोड़ना है विद्युत के माध्यम से, करंट के माध्यम से, विद्युत धारा के माध्यम से तोड़ेंगे किसको, कंपाउंड को। जिसे बताए थे ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। जब इसमें विद्युत धारा पास कराई जाएगी, विद्युत धारा पास कराई जाएगी बच्चों, तो ये टूट जाएगा, सोडियम प्लस
और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, ये टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, और ये आयनों में टूट गया, ठीक है बच्चों। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाए, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाए, तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में हम 3 प्रकार के पढ़े। एक पढ़े प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़े उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा पढ़े विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जब प्रकाश के द्वारा वियोजन हो, जब प्रकाश के द्वारा कोई भी कंपाउंड टूटे बच्चों, जब प्रकाश के द्वारा कोई भी यौगिक टूटता है तो वह कहलाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब उष्मा देते हो किसी यौगिक को, जब उष्मा देते हो किसी पदार्थ को, जब ये टूटता है तो ये कहलाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब आप विद्युत धारा पास करा करके यानी करंट पास करा करके कंपाउंड को यानी पदार्थ को तोड़ते हो 2 या 2 से अधिक भागों में, तो ये कहलाता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं तीसरा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया को बच्चों पढ़ने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी आप लोगों को याद करना होगा, जिसे मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ठीक है बच्चों। पहले हम सक्रियता श्रेणी लिख लेते हैं, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी होता क्या है? सक्रियता श्रेणी होता क्या है, किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो बच्चों, जब धातु को घटते क्रम में सजाया जाता है, जब धातु को घटते क्रम में सजाते हैं तो उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो पोटेशियम की होती है, यानी रिएक्टिविटी कौन किससे ज्यादा रिएक्शन फास्ट कर सकता है, ठीक है। ये पोटेशियम हो गया। उससे कम होता है सोडियम का रिएक्टिविटी, उससे कम कैल्शियम का होता है, उससे कम मैग्नीशियम का होता है, उससे भी कम एल्युमिनियम का होता है रिएक्टिविटी, इससे भी कम जिंक का होता है, और इससे भी कम आयरन का होता है बच्चों। और आयरन से भी कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? लेड की। और इससे भी कम किसकी होती है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन से भी सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? कॉपर। कॉपर से भी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? सिल्वर। और सबसे कम क्रियाशील जो धातु होता है वह होता है सोना, जिसे एजी बोलते हैं, जिसे सिल्वर बोलते हैं बच्चों, सॉरी गोल्ड बोलते हैं। एयू सबसे कम सक्रियता श्रेणी जो होता है वो किसका होता है? धातु। वो कौन सा धातु होता है? गोल्ड होता है, जिसे सोना बोलते हैं, जिसे सोना बोलते हैं। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो सक्रियता श्रेणी घटती जाएगी, सक्रियता श्रेणी घटती जाएगी।
अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो सक्रियता श्रेणी बढ़ती जाएगी। इसमें भी देखो, आप नीचे की तरफ आओ, अगर हाइड्रोजन और कॉपर की अगर तुलना करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर की बात करूं तो कॉपर का कम रिएक्टिविटी होगी, किससे? हाइड्रोजन से। यानी कॉपर कम सक्रियता है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। यानी कॉपर को हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। ठीक है, अगर ये आपको टेबल याद है तो आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने में आसानी होगी। तो ये आपको बच्चों इसे याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा यह है कि जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे मतलब उसका स्थान ले ले और उसको अपनी जगह से हटा दे, तो इसे को ही हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये है ए बी, जैसे ये कोई धातु है ए और ये कोई घोल है जिसे बीसी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, कभी भी ये जो होगा धातु, इस विलयन की तुलना में ये ज्यादा क्रियाशील होगी और ये कम क्रियाशील होगा। तो ये जो धातु होगा ये इसे विस्थापित करके अपना जगह ले लेगा और इसे बाहर कर देगा। देखिए, तो जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो यहां पर बच्चों बी के जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और ये सी ही रहने वाला है और बाहर कौन निकल जाएगा? बी। तो इस तरीका से देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि ये धातु इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो नाम ही है विस्थापन। विस्थापन का मतलब उसको हटाना, उसके जगह पे अपना स्थान ले लेना। तो डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जब अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करे बच्चों? विस्थापित कर दे। विस्थापित मतलब हटा दे, विस्थापित हटा करके उसका स्थान ले ले। जब अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उसे बच्चों एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो क्या सभी बच्चे लिख रहे हैं? सभी बच्चे बढ़िया नोट बनाइएगा और इसे रिवीजन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन करिएगा और ये एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप पढ़ते रहिएगा बच्चों। ठीक है, और सुंदर सा नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया पे आ जाते हैं। जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व या धातु कम क्रियाशील धातु को या तत्व, धातु यहां पर तत्व कर देते हैं बेहतर होगा क्योंकि अधातु भी हो सकता है, तो यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, वैसे धातु भी ठीक है। जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे यानी उसका स्थान ले ले तो उसे हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ यहां पर एग्जाम्पल में, जैसे ये जिंक है। जब आप इस जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, ये क्या है? घोल है,
तो घोल को किससे दर्शाते हैं, AQ से, यानी जलीय विलयन। तो जब आप इस जिंक को इसमें डालोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, तो ये क्या करेगा कि जिंक इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि सक्रियता सरणी में अभी हमने बताया कि अगर जिंक की तुलना हाइड्रोजन से करें तो हाइड्रोजन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक क्रियाशील है, यानी क्रियाशीलता में, रिएक्शन में, तेजी से रिएक्शन में कौन आगे है, जिंक, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। इसलिए जिंक हाइड्रोजन को स्थापित कर देते हैं। तो जिंक अपना स्थान यहां ले लेंगे, तो इस तरीका से रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा यहां पर बच्चों। और देखिए, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाएगा तो जिंक सल्फेट बनता है, तो बताओ इस दौरान कौन सी गैस निकलती, हाइड्रोजन गैस निकलती है, या ऑक्सीजन गैस निकलती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बेटा कि हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, ये आयरन है, आयरन को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालो, डाल दिए सर। चलिए, जैसे ही आप आयरन को कॉपर सल्फेट विलयन में डालोगे तो क्या होगा, यहां पर आयरन सल्फेट का घोल बन जाएगा और आयरन के ऊपर ये कॉपर चिपक जाएगा, तो कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम इस आयरन को क्या किए, कॉपर सल्फेट में डाले, तो कॉपर को हटा करके इसमें कौन आ गया, आयरन आ गया, यानी कॉपर का स्थान कौन ले लिया बच्चों, आयरन ले लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अत्यधिक क्रियाशील है, और अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से, अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब ये पूछ सकता है कि जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो आयरन सल्फेट बनता है, बताइए इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व रिलीज होगा, यानी कौन सा तत्व उत्सर्जित होंगे। इसका आंसर होगा कॉपर। और ये कॉपर कहां रहते हैं, ये आयरन के रॉड पर। ओके, चलिए उसी तरीका से देखिए एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे जिंक है, जिंक को भी आप अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो जिंक भी अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से क्या करेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जितने भी हमने अभी 3 एग्जाम्पल किए, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है एकल विस्थापन अभिक्रिया का, और ये तीनों एग्जाम्पल कभी ना कभी पूछा गया है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, अगला जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए जब यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, अदला बदली करते हैं, जब
जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं तो हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक जब दो यौगिक अपने आयनों का आयन बोले तो देखिए, जिस तत्व पर अगर चार्ज आ जाए ना बच्चों तो वो आयन कहलाता है। अगर जिस तत्व पर चार्ज नहीं है, जैसे सोडियम, ये न्यूट्रल हो गया, ये उदासीन हो गया, उदासीन तत्व बोलते हैं इसे। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आ गया तो प्लस चार्ज विकसित होता है कैसे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया और सोडियम के इलेक्ट्रॉन त्याग होने की वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया। और वैसे ही निगेटिव चार्ज की बात करो तो निगेटिव चार्ज किसी भी तत्व पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लिया है। जैसे क्लोरीन पर माइनस चार्ज हमने लिखे तो इसका मतलब क्लोरीन किसी से क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को लिया है। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा कोई तत्व, सुनना ध्यान से, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस तत्व पर निगेटिव चार्ज आएंगे। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यह बात याद रखना। तो किसी भी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। अगर किसी तत्व पर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब वह किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। जिस तत्व पर जितना चार्ज होगा इसका मतलब वो उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या तो गेन किया है। लॉस मतलब लिया, लॉस मतलब त्याग किया है और गेन का मतलब हुआ कि लिया है। देखिए यहां पर जैसे कि मैं बता दूं, जिस सोडियम है, ये सोडियम जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बच्चों त्याग करेंगे, ये सोडियम है, जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे हो जाएगा एक प्लस चार्ज आएगा और इसे लिखने का तरीका ऐसा है। उसी तरीका से जैसे मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है मतलब दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ जाएंगे, +2 चार्ज आ जाएगा। और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये लिख देंगे। ये लिखने का तरीका हुआ। उसी तरीका से देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब ये ले रहा है तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को लेने से माइनस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। सर ये क्यों अभी बता रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर आयन के बारे में जिक्र किया है, आयन के बारे में बताया है, परिभाषा बता रहा है, इसलिए हमें आयनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना जिस तत्व पर चार्ज होता है प्लस या माइनस जो रहता है वही तत्व क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्या समझ में आया बच्चों? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड को जब आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ। जब आप बच्चों बैरियम क्लोराइड को रिएक्शन करोगे किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, ये दोनों घोल है, क्योंकि बैरियम क्लोराइड भी किस फॉर्म में होगा, जलीय फॉर्म में होगा, और पोटेशियम सल्फेट भी किस फॉर्म में होगा, जलीय फॉर्म में होगा। जैसे ही देखिए बैरियम पर यहां पर प्लस चार्ज आते हैं, +2 चार्ज, और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज। इसी तरीका से इसको तोड़ोगे बच्चों, विखंडित करोगे
तो पोटेशियम पर हमेशा एक प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये कभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी त्याग नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी टेंडेंसी होती है। और सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। तो ये क्या करेंगे, सुनो इधर से, इसका वाला प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा और माइनस वाला इसका प्लस के साथ। तो देखो बच्चों, प्लस वाले के साथ इसका माइनस जाएगा और इसके प्लस वाले के साथ इसका माइनस जाएगा। यानी सुनो, ये जो प्लस है, पहला कंपाउंड का जो आयन है पॉजिटिव आयन वाला कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड के निगेटिव वाले कंपाउंड को या एलिमेंट को लेके चला जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरीका से ये पहला वाला यौगिक का जो ये क्लोरीन आयन है, दूसरे वाले कंपाउंड के माइनस, ये माइनस वाला है क्लोरीन, तो प्लस वाले को लेके चल जाएगा। इस तरीका से देखिए सूत्र बन जाएगा। बैरियम किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। और देखिए ये क्लोरीन किसके साथ आएगा, K के साथ, तो यहां पर बन जाएगा KCl। तो देखिए ये रिएक्शन बन गया। तो यहां पर देखिए आयनों का अदला बदला हुआ कि नहीं। तो देखिए ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन कहता है कि तेरी वाली मेरी है और मेरी वाली तेरी है। मतलब आपस में क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। जब आपस में अदला बदली करके नया कंपाउंड बनाया जाता है तो उसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका प्लस वाला उसके माइनस के साथ भाग जाता है और इसका माइनस वाला उसके प्लस वाले को उड़ा लेके जाता है। तो इस तरीका से कंपाउंड बना लेता है। इसी कंपाउंड को बच्चों कहा जाता है, इसी कंपाउंड जो बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। देखिए और एग्जांपल, इसे फ्रेश में लिख देते हैं आप लोगों को ताकि आसानी हो समझने में। तो क्या लिखे थे यहां पर, बैरियम क्लोराइड था। जब बैरियम क्लोराइड अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, बैरियम किसको लेके उड़ा भागता है, सल्फेट को, तो क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाता है। और इधर देखो ये माइनस वाला क्लोरीन, ये क्लोरान किसको उड़ा के लेके भाग जाता है, ये पोटेशियम को। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, KCl बन जाएगा। तो इस तरीका से देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा अभिक्रिया बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये भी जलीय अवस्था में पाया जाता है, ये भी जलीय अवस्था में पाया जाता है। और ये जो बैरियम सल्फेट जो बना है, ये बैरियम सल्फेट, ये सॉलिड फॉर्म में और ये एक्वस फॉर्म में। तो ये जो बना सॉलिड, देखिए जब आप दो घोल को आपस में मिलाते हैं, जब आप दो घोल को आपस में मिलाते हैं तो इसमें जो सॉलिड पदार्थ होता है, जो अविलय पदार्थ होता है, जो पदार्थ इसमें घुलता नहीं है, जो पदार्थ घुलता नहीं है, उस पदार्थ को बेटा कहा जाता है अवक्षेप। क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी अवक्षेप बनता है। तो अगर बात करूं इसमें अवक्षेप कौन हो गया, ये जो बैरियम सल्फेट है BaSO4, ये अवक्षेप है। एक और एग्जांपल देखो, सिल्वर नाइट्रेट है। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते, देखिए ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। देखिए अगर ये याद है, ये दोनों याद है तो ये ऑटोमेटिक बना लोगे। सिल्वर पे होता है भैया प्लस चार्ज होता है और NO3 पर कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आते हैं। इसी तरीका से आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ो, जब आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ोगे तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है। तो देखिए हमने क्या बोले थे कि प्लस वाला माइनस वाले को उड़ा के लेके भाग जाता है और ये प्लस वाला इस माइनस वाले को उड़ा के भाग जाता है। तो आप
देखिएगा कि देखिए ये Ag प्लस ये Ag सिल्वर जो है किसको लेके चल जाएगा, इस यौगिक के निगेटिव को उड़ा के लेके चल जाएगा। जब ये उड़ा के लेके चल जाएगा तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो इस तरीका से कंपाउंड क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से देखिए ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट और ये सोडियम है, तो ये प्लस वाला भैया कहता है कि हमें माइनस पसंद है, तो ये इस कंपाउंड का प्लस, इस यौगिक का प्लस वाला आयन किसको लेके चला जाएगा, इस वाले को लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला NaNO3 माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से रिएक्शन करना है। तो चलिए यहां पर क्या हुआ, देखिए आपस में आयनों का क्या हुआ, अदला बदली। तो आपस में यहां पर क्या हुआ, आयनों का अदला बदली। ये कंपाउंड कहता है कि तेरी वाली मेरी ले ले, और ये कंपाउंड कहता है मेरी वाली तेरी, यानी तेरी वाली मेरी है और मेरी वाली तेरी है। तो इस तरीका से अदला बदली कर लेते हैं, और अदला बदली से जो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, ठीक है, तो जो घोल रूप में होगा, ये तो घोल रूप में होता है, और जो सॉलिड रूप में होगा वो कहलाएगा अवक्षेप। क्या कहलाएगा बच्चों, अवक्षेप कहलाता है। तो यहां पर Ag जो Cl है ये सफेद रंग का, किस रंग का, सफेद रंग का, ये अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। इसी तरीका से आप देख सकते हो तीसरा एग्जांपल, लेड नाइट्रेट है। जब आप लेड नाइट्रेट को रिएक्शन करवाओगे, अभिक्रिया करवाओगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देखिए ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है बच्चों। जब आप इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे, रिएक्शन करवाओगे, तो यही देखिए इसको तोड़ो, जब तोड़ोगे तो लेड प्लस और नाइट्रेट माइनस में टूटेगा। इसको भी तोड़ो, पोटेशियम धातु है तो प्लस चार्ज, आयोडीन क्या है, अधातु है इसलिए निगेटिव चार्ज। देखिए याद रखिए, आप लोग बताइए सर आप अपने तरफ से किसी पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, किसी पर निगेटिव चार्ज, तो याद रखिए मैं उसी पर पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं जो धातु है, जो धातु है उस पर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, जो अधातु है उस पर निगेटिव चार्ज रख रहे हैं बच्चों। तो याद रखना, और ये सारे हम पढ़ाएंगे जब अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक अवयव, और उसके बाद है धातु अधातु। तो उस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे सारे धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु क्या होता है, इसके गुण, रिएक्शन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या बताया था, वो इस यौगिक का प्लस दूसरे यौगिक को वाले माइनस को लेके भाग जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस को लेकर के भाग जाएगा। तो इस तरीका से क्या बन जाएगा, देखिए क्या ये लेड, ये जो लेड है क्या दूसरे यौगिक यानी आयोडाइड के लेकर के भाग जाएगा क्या, जब भाग जाएगा तो दोनों साथ में रहेंगे, तो दोनों साथ में रहेंगे तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीका से देखिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम किसको लेके भागेगा, इस नाइट्रेट को लेके भागेगा, जब इसको लेके भागेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर एक ही है, ओके, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 संतुलित है। ठीक है, इधर पोटेशियम 1 है, इधर पोटेशियम, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ओके, इधर कितना 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं, एक पोटेशियम। चलो बच्चों, तो इसे संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, इसे साफ साफ लिख देते हैं, इस अभिक्रिया को थोड़ा साफ लिख देते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट है,
तो लेड नाइट्रेट जब अभिक्रिया करा किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड घोल के साथ, तो क्या बना, क्या बना, लेड आयोडाइड बना, और क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो लेड आयोडाइड है ये अपक्षेप बना, और ये क्या है, घोल। जब ये दोनों घोल को मिलाया गया, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के घोल को मिलाया गया, तो देखा गया बीकर में कि सॉलिड सॉलिड यानी ठोस कण दिख रहा है। इसी ठोस कण को बेटा जो घुलता नहीं है उसे हम अविलेय कहते हैं। तो ये अविलेय पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। तो ये जो लेड आयोडाइड बना है ये किस रंग का अवक्षेप बना है, पीले रंग का दिखता है। किस रंग का, पीले रंग का अवक्षेप दिखता है। ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि जब लेड नाइट्राइड को पोटेशियम आयोडाइड घोल के साथ मिलाते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप कौन सा प्राप्त होता है, याद रखना लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। इसका भी कलर याद रखना, ये पूछा जा चुका है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरीका से हमने क्या पढ़ लिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए। आप सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, अभ्यास में। ठीक है बच्चों, अगला जो है अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो बच्चों, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है ना, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, उस अभिक्रिया को उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि बच्चों देखो यहां पर अब ये बता BaCl2 यानी बैरियम क्लोराइड को जब आप अभिक्रिया करवाओगे इसके साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ, ये दोनों घोल है, ये दोनों क्या है, घोल है। जब आप बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाएगा और साथ में इधर घोल क्या बच जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये जो अवक्षेप बना है, ये जो BaSO4 जो सॉलिड फॉर्म में है यही अवक्षेप कहलाएगा। तो देखिए, तो यही जो अवक्षेप बना, यही अवक्षेप बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना द्विविस्थापन अभिक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के जितने भी द्विविस्थापन अभिक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे अवक्षेपण अभिक्रिया का ही उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो अब अगला जो है रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बचा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बचा है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया बचा है, और संक्षारण विकृत गंधिता। यानी बच्चों इस चैप्टर को खत्म करने में एक क्लास और लगेगी बच्चों। ठीक है, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।